आपके पास 4th of काफी May सारा till टाइम है। 10 June। ओके, तो आपके पास तो अभी काफी टाइम है, तो आप इसमें 10th का रिवीजन भी करो और 11th का भी आप अपना थोड़ा बहुत सिलेबस कवर करो। मेरी यस तरफ सर, से यही स्टार्ट कर एडवाइस दिया है। है। यस सर, स्टार्ट कर दिया मैंने। 11th का मेरे कीबोर्ड चल रहे हैं। सर मैं 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रात में करता हूँ, और दिन में जो है मैं हिंदी इंग्लिश और बाकी के रिवीजन करता हूँ। तो बेटा सोते बाबू? सर सर सोता हूँ मैं 1 बजे। अच्छा, चलो। और उठते कितने बजे हो? सर उठता हूँ मैं करीब करीब 8 बजे, 8 से 8:30। ओके, तो ओ तो यहाँ के 2 घंटे पीछे करके वहाँ के 2 घंटे पीछे करने की कोशिश करो, तो काफी बेनिफिट होगा तुम्हें। सर मैं 10:30 बजे सोता हूँ और 4:30 बजे उठता हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसा तुम डेली करते हो या फिर हफ्ते में 2-3 दिन ही करते हो? नो सर, डेली। बहुत बढ़िया, उत्तम, एकदम उत्तम, बहुत बढ़िया। चलिए, सुबह को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो। 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे से 6 बजे तो उठो ही उठो, एटलीस्ट 6 बजे के बाद तो सोने की कोई वही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और थोड़ा रात में ओके जल्दी सर। सो जाओ। 11 o'clock तो मैक्सिमम है, 11 o'clock के बियॉन्ड तो जगना ही नहीं है रात में। ओके, और 6 बजे मैक्सिमम है सुबह को, 6 बजे के बाद सोना नहीं है। ओके सर। इसको फॉलो करने की कोशिश करो, बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें और लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। चलिए, ओके सर। हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। हमें क्या है कि एक सर्किल गिवन है, ओके, और सर्किल के बाहर एक पॉइंट गिवन है। अब मुझे इस पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे 2 टेंजेंट को, बताइए, सोचिए। सर ये एनसीईआरटी वाली है ना? ये एनसीईआरटी में मैं बताऊं सर? है नहीं है, मुझे नहीं पता। ये सर बेसिक क्वेश्चन में था। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। सर ये ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसका सेंटर एक लेंगे। मिनट, तुम्हारी आवाज लाइन को कट के आ रही है, बाइसेक्ट तो एक सर मिनट सेंटर स्टार्टिंग से लेंगे। बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कट के आ रही है। हेलो? सर ये जो सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट गिवे हैं, इसको सर बता दिया आज। इसको सर ये जो पॉइंट गिवन है, इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ओके फिर उसको ओके सर ओके, बाइसेक्ट जस्ट कर होल्ड देंगे, जो एक सेंटर होल्ड में होल्ड पॉइंट। होल्ड, जो तुम बोल रहे हो मुझे करने दो, जो तुम बोल रहे हो मुझे करने दो पहले। हाँ, उसको बाइसेक्ट कर देंगे, फिर ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है लेकिन मैं तुम्हारा लॉजिक समझ गया हूँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गुड। देखिए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। यस सर। देखो, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम का सबसे पहले एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी को पहले समझो। देखो, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम में हमेशा वर्क करना पड़ता है बैकवर्ड, वर्क बैकवर्ड। क्या मतलब है इस बात का, वर्क बैकवर्ड्स का? कि जो चीज आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोली जा रही है, पहले आप उसे उसका एक रफ स्केच बना लो, और जब आप उसका एक रफ स्केच बना लोगे तो फिर आप सोचो कि क्या प्रॉपर्टी यहां पर मैं यूज कर कर ये कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सर मेरे को देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना था, मुझे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना था, टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना था। पहले मैं एक रफ फिगर बनाता हूं, एक सर्किल बनाता हूं और उसकी एक टेंजेंट बना लेता हूं ऐसी रफ, ओके, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन रूल्स। मैं ऐसे उसको एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करता हूं, ओके। तो जरा देखिएगा यहां पर, तो ये देखिए, ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, तो मैंने एक सर्किल बना लिया और मैं ऐसी इसके एक टेंजेंट्स बना लेता हूं एज अ रफ स्केच। तो मैंने
टेंजेंट एक मिनट, हाँ अभी आ रही है। सर आवाज आ रही है मेरी? तो देखो मैंने एक टेंजेंट बना लिया है, देखो मैंने टेंजेंट बना लिया, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये केवल एक रफ स्केच है। ओके, अब ये बताओ कि टेंजेंट्स तो ये हमारे सामने ड्रॉ हो गई हैं। ओके, तो एक्चुअली मेरे को ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट बी है, ये मेरे को पहले से गिवन है, और मेरे को जो सर्किल है ये भी गिवन है। तो मेरे पास केवल दो ही चीजें हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये सर्किल है। अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो मुझे सर्किल पर जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स के साथ, मुझे वो फाइंड आउट करना होगा। अगर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, देखो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पिक्चर में दिखाता हूं। देखो ये दो पॉइंट आ गए हैं, ये दिख रहे हैं, सी और डी दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो पॉइंट है सी और डी, अगर समहाउ मैंने सर्किल पर इन दो पॉइंट्स को फिगर आउट कर लिया, तो मैं बी को सी से और बी को डी से कनेक्ट करके टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। आपको मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है एग्जैक्टली मुझे क्या ढूंढना है? यस सर। तो अब आप थोड़ा ये सोच के बताइए कि मैं बी और सी को सर्किल, सॉरी सी और डी को सर्किल पे किस तरह ढूंढूं, क्या अप्रोच फॉलो करूं जिससे मुझे सी और डी मिल जाए? थिंक अबाउट इट। रेडियस, हाँ रेडियस बनेंगे सर वो जो सर्कल, वो लाइन सेगमेंट जो सर बाइसेक्ट करेंगे उसका जो सेंटर होगा उससे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो आंसर दे दिया, तुम्हारा लॉजिक ठीक है। आई बाकी लोगों को ट्राई करने दो, बाकी लोग बताएं कि मैं सी और डी पॉइंट जो है इनको किस तरह से ढूंढ सकता हूं सर्किल पर। अच्छा तुमने भी वही सोचा है, दोबारा बताओ तुमने क्या सोचा? सर क्योंकि वो एनसीईआरटी में है ना, इसीलिए। सर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं, पूछ रहा हूँ, लॉजिक बताओ। सर लॉजिक यही है कि अगर हम दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करें और उसके बाद जो लाइन हमें मिलेगी, मतलब जो गिवन पॉइंट और सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी उसे बाइसेक्ट करके अगर हम उस बाइसेक्टिंग पॉइंट पर कंपास रखकर एक सर्कल बना दे, तो सर उसके बाद जो है, जो हमारे पास सर्कल बनेगा उसके जहां पे वो सर्कल जो है हमें गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे अगर हम पॉइंट रख के वहां से डायमीटर के दूसरे एंड पर ज्वाइन करें, तो उसके बाद सर जो एंगल मिलेगा हमें वो 90 डिग्री होगा, और सर वहां से हमें टेंजेंट मिल जाएगा। ओके 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 ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या लॉजिक सेट कर रहे हैं, देखो हमने ये रफ स्केच कर रखा है टेंजेंट्स का। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी को ए से कनेक्ट कर देता हूं, तो मैंने मान लो ये वाला जो पॉइंट है, तो मैंने जो पॉइंट सी है इसको ए से कनेक्ट कर दिया और पॉइंट डी को भी ए से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये जो रेडियस मेरे को मिली है, ये रेडियस टेंजेंट पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, होंगी नहीं होंगी? ओके, तो अगर ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दो एंगल है, दो 90 डिग्री है ये। ओके, तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं समहाउ एक पॉइंट सी को ढूंढना चाहता हूं तो मुझे इस तरह ढूंढना पड़ेगा कि ए सी जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आए। ओके, तो इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि जो ए बी को डायमीटर मान के अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं तो वो सी और डी से पास होगा। डू यू एग्री और नॉट? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मुझे सी और डी को ढूंढना है तो मुझे ए बी को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो सर्किल इस वाले सर्किल को जहां भी मीट करेगा वही पॉइंट सी और डी होंगे। एग्रीड? यस सर। तो पूरा क्वेश्चन अब केवल एक बात पर आकर रिड्यूस हो गया है, और वो बात यह है कि मुझे ए बी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करना है। तो अब ए बी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ कैसे करेंगे, ये अब क्वेश्चन बन गया है हमारा। कैसे करेंगे ए बी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ, बताइए। ए बी को बिल्कुल सही। तो हम क्या काम करेंगे, हमें ए बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा।
AB को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करने का मतलब है मुझे AB का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मिड पॉइंट होगा वही सर्किल का सेंटर होगा। ओके, तो AB का मिड पॉइंट निकालने का जो हमारे पास मेथड है वो कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं हमारे पास केवल एक ही मेथड है कि हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। तो हम क्या काम करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं AB का। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया AB का। देखिए ये हमारा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जिस पॉइंट पर AB को मीट किया है वो पॉइंट क्या होगा बताइए। वो पॉइंट होगा सर्किल का सेंटर ऑफ जो द सर्किल सर्कल। हमें AB को डायमीटर। हाँ, तो आइए AB का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट करते हैं। तो AB का और अच्छा ध्यान रहे, क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमने टेंजेंट्स को पहले से ड्रॉ कर रखा था, तो अब मैं टेंजेंट्स को हटा देता हूं, क्योंकि मेरा लॉजिक सेट हो गया है ना। अब मैं लॉजिक मेरा सेट हो गया, तो अब मैं टेंजेंट्स को हटा देता हूं, जो मैंने टेंजेंट्स पहले से ड्रॉ कर रखी हैं। ओके, तो मैंने इन टेंजेंट्स को हटा दिया। ओके, ठीक है, क्योंकि अब मैं सीधे लॉजिक पर काम कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा हूं। तो मैंने क्या काम करा, पहले बी को ए से कनेक्ट करा और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, और अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, ई आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब मैं इसको सेंटर मानकर ए बी के इक्वल जो AB के इक्वल जो लेंथ है उसका हाफ रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो AB की लेंथ कितनी है, जस्ट होल्ड अ मिनट, मुझे AB की लेंथ देखने दो। AB की लेंथ है ये, ठीक है, H। ओके, तो मैं क्या काम करूंगा, एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। चलिए मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, कहां गया सर्किल का टूल, सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस, ये रहा। तो सर्किल का सेंटर मैंने E पर रखा और रेडियस रखा H/2। ठीक है, तो देखो ये बन गया सर्किल मेरा। अब ये जो सर्किल है जिन दो पॉइंट पे मीट कर रहा है वही दो पॉइंट को मुझे चाहिए था। एक्चुअली वो दो पॉइंट मैंने पहले से लोकेट कर रखे थे, तो मैं उनको हटा देता हूं पहले से, क्योंकि मैंने रफ स्केच बनाया था, तो उन दो पॉइंट्स को मैंने हटा दिया है। ओके, अच्छा मैं इन स्ट्रोक्स को भी हटा देता हूं, क्योंकि ये स्ट्रोक्स मेरे रफ स्केच का पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो जो बाहर वाला सर्किल, जो मेरा बाद वाला सर्किल है, उसने जहां पर मीट किया है, इन दो पॉइंट्स पर मीट किया है, वही मेरे पॉइंट्स जो मुझे चाहिए। तो आइए मैं इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेता हूं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले टूल से मैं लोकेट कर लेता हूं। तो ये एक सर्किल और ये इस सर्किल के ये दो G और F पॉइंट आ गए। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। यस सर। तो मुझे ये G और F पॉइंट ही चाहिए थे, तो अब मैं B से G और F को कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे टेंजेंट मिल जाएंगी। ओके, तो मैं क्या काम करता हूं, B से G को कनेक्ट कर देता हूं, एक लाइन ये मिली, और B से F को भी कनेक्ट कर देता हूं, तो मुझे ये मेरे को दो टेंजेंट इस तरह से मिल गई। ओके, एग्री? ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने पहले क्या काम करा, देखो मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम में हमेशा बैकवर्ड थिंकिंग करनी होती है। ओके, पहले हमने एक रफ टेंजेंट ड्रॉ कर ली, उसकी प्रॉपर्टी ढूंढी, जो प्रॉपर्टी हमारे काम आ सकती है। वो प्रॉपर्टी ये थी कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जहां मेरा कर्सर रखा है, ठीक है जी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो इससे मुझे लॉजिक मिल जाएगी, ए बी को डायमीटर मानकर अगर मैं सर्किल ड्रॉ कर लूंगा तो मुझे जी और एफ पॉइंट मिल जाएंगे। फिर मैं पॉइंट बी को मैंने जी और एफ से कनेक्ट कर दिया, तो मुझे दो टेंजेंट मिल गए। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो जब भी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आएगी आपको हमेशा मतलब बैकवर्ड थिंकिंग करनी है, उससे आपको लॉजिक सेट होगा। फिर एक बार लॉजिक सेट करने के बाद आप फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट।
ओके, तो आया अपना अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ये हाँ सर बोलिए। कंटिन्यू करते हैं। सर जो 11 12 होती है हायर क्लासेस में, उनमें कंस्ट्रक्शन चैप्टर आता है कोई? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन ओलंपियाड्स में आता है, 11 12 में नहीं आता। सर ओलंपियाड्स में क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्या सिग्निफिकेंस है? ओलंपियाड्स जो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब तो आरएमओ में ओलंपियाड में कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री तो सब आते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ सर आरएमओ हेलो, में आते हैं कंस्ट्रक्शन से सवाल रिलेटेड? बिल्कुल आते हैं, आरएमओ के अंदर आते हैं, इनमो के अंदर भी आते हैं। चलिए, मतलब एवरी ईयर नहीं मिलेंगे तुम्हें कि एवरी ईयर मिल जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का पार्ट है ना, तो ज्योमेट्री की 2 प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी हर बार आरएमओ के अंदर, कम से कम 2। और सर इनमो तो में तो उसमें 3 आती है। हाँ, तो 2 या 3 का एवरेज, क्योंकि 40 to 50% आपका रहता ही है ज्योमेट्री का। ओके, तो वो दो ओके दो सर। दो प्रॉब्लम रहेंगी या 3 रहेंगी, मिनिमम 2 रहेंगी हर बार। चलिए, तो अभी मैं आपको पहले मैं बता देता हूँ कि हम एग्जैक्टली में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी बुक का एक बार जो वॉल्यूम 1 है उसके टेबल ऑफ कंटेंट आपको बता देता हूँ, कैसे चैप्टर कितने हैं और उसका ऑर्डर क्या है। तो पहला है लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नॉवल की तरह आप इसे पढ़ सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा काम का है एक्चुअली चैप्टर। इसको यूजली लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से लिखा हुआ नहीं होता है, इसलिए वो केवल एक बहुत ही डल तरीके से लिखा गया होता है। तो इसको मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। तो इसको मैं हालांकि पढ़ाऊंगा नहीं अभी, एग्जैक्टली फर्स्ट टॉपिक के फॉर्म में इसको नहीं लूंगा, इसको बाद में पिकअप करूंगा। लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको बिल्कुल भी मतलब छोड़िएगा मत, इसको जरूर पढ़िएगा। सेकेंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम आज स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके बाद थर्ड चैप्टर है इस बुक के अंदर फंक्शंस 1। ओके, यूजुअली क्या होता है, अगर आप कोई भी आईआईटी जेईई की बुक देखेंगे तो फंक्शन जो चैप्टर होगा वो आपको मिलेगा कैलकुलस की बुक में। ओके, लेकिन फंक्शन जो चैप्टर है वो कैलकुलस से ज्यादा अलजेब्रा का ज्यादा पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको अलजेब्रा के अंदर लिखा है, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं, हम सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो सारे पार्ट हैं, ये सारे पार्ट ये सारे फंक्शन है, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका कैलकुलस से कोई लेना देना नहीं होता है। कैलकुलस के अंदर हम फंक्शंस की दूसरी स्टडी करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। तो फंक्शन जो टॉपिक है वो अलजेब्रा के अंदर ज्यादा सुटेबल है, इसलिए उसको अलजेब्रा में रखा गया है। इसके बाद जो चैप्टर है इस बुक के अंदर फोर्थ, और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपना 10th क्लास में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हाँ सर जीपी नहीं पढ़ा सर हमने अभी। हाँ ठीक है, वो 11th क्लास में आता है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी। एपी जीपी के अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक सम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सारे ही चैप्टर ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो अभी तक लिखे हैं मैंने। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो अगेन ये चैप्टर आईआईटी और ओलंपियाड दोनों में इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस को छोड़कर जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब ओलंपियाड में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम ये चैप्टर्स के अंदर 5th चैप्टर है। ओके, तो ये इस तरीके से इस बुक के अंदर 5 चैप्टर्स आपको गिवन है अभी। ओके, और हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं आपको हाँ सर क्या बोर्ड्स के लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, ओलंपियाड जी पढ़ा रहे हो फिर? हम सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। आपको स्पेसिफिकली बोर्ड्स का पढ़ना है क्या, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का? हाँ यस सर, मुझे बोर्ड्स का ही पढ़ना है सर। अच्छा, एक मिनट पहले मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ।
सर हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा हम बोर्ड बोर्ड में ही करेंगे और फिर आधे घंटे हम थोड़ा एडवांस पढ़ सकते हैं। सर फिर दोनों जिन जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं जो बोर्ड्स पढ़ना चाहते हैं उनका हो जाएगा दोनों का फिर। नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो वाली बात तुम्हारी ठीक है, वो वाली बात तुम्हारी ठीक है जो तुम बोल रहे हो। अब ये बता दो, जिसको एडवांस पढ़ना ही नहीं है, कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना है, एडवांस पढ़ना ही नहीं है? कोई है ऐसा बच्चा? यस सर, मी। यस सर। हाँ, तो वो यहाँ पे लिख दो चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं काउंट करूंगा ना कितने बच्चे हैं ऐसे। सर हैंड इसको रेस ओलंप कर आईडी हो जाएगा। जिसको दोनों पढ़ने हैं वो भी लिख दो, जिसको बोर्ड्स पढ़ना है सिर्फ वो भी लिख दो। ओनली बोर्ड्स वो लिखो जिसको सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना है, बोथ वो लिखो जिसको दोनों पढ़ने हैं। बाकी लोग भी लिखें, बाकी लोग 43 लोग हैं। जिसको सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना है वो बोर्ड्स लिख दे, जिसको दोनों पढ़ना है वो बोथ लिख दे। सर मोर एडवांस। ठीक है, ओके 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 ओके। तो एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ कितने बोर्ड बने हैं। आप लोग भी काउंट कर लीजिए एक बार, ओनली बोर्ड्स वाले के एक बार काउंट करिएगा, ओनली बोर्ड्स के कितने हैं, ओनली बोर्ड्स के एक बार काउंट करके बताइए मेरे को। एंड से वैसे तो बोर्ड्स के लिए बहुत टाइम बचा सर, अभी मतलब आराम से होता रहेगा वो तो। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, वो तुम अभी अभी पहले तुम काउंटिंग करके बताओ मेरे को, ओनली बोर्ड्स की कितनी काउंटिंग आई है, ओनली बोर्ड्स वाले कितने बच्चे हैं वो काउंट कर लो एक बार। सर कुछ बच्चों ने और 2 बता। बार किया ना, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही है। ओह नो, एक बार थोड़ा टाइम लेके काउंट कर लो एक बार, 5 मिनट ले लो। 15 to 16 स्टूडेंट्स हैं सर। ओनली बोर्ड्स वाले कितने हैं? सर 15 से 16 तक। अच्छा, और बाकी जो जिन्हें दोनों पढ़ने हैं या फिर केवल एडवांस पढ़ना है वो कितने हैं? सर वो 20 से 25 है। यस सर 20 से ऊपर कुछ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सर ठीक 15 है। बच्चों को सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना है, तो उस हिसाब से फिर 30 बच्चे हैं जिन्हें की एडवांस पढ़ना है। यस सर। ओके सर उन ओके 30 में से आप सर दोनों पढ़ना चाहते हैं बहुत, और ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करूंगा, मैं क्लास हमारी 90 मिनट्स की होगी, मैं 45 मिनट्स बोर्ड्स पढ़ाऊंगा और 45 मिनट्स आपका एडवांस पढ़ाऊंगा। ओके, तो यस यस सर। सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो पहले मैं बोर्ड्स पढ़ाऊंगा फर्स्ट 45 मिनट, उसके बाद में मैं एडवांस पढ़ाऊंगा लास्ट के 45 मिनट्स। तो ओके सर। जिन लोगों को अगर मान लीजिए बोर्ड्स नहीं भी पढ़ना है इन केस, तो वो पहले अपनी थोड़ा लेट आ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी अपना कुछ और पढ़ लेंगे वो। ओके, और जिन लोगों को बोर्ड्स ही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना एडवांस, तो वो बाद में जा भी सकते हैं, और जिन लोगों को दोनों ही पढ़ना सर है वो मेरे तो डेफिनेटली। सर अटेंडेंस का थोड़ा इश्यू हो सकता है फिर। हाँ, तो आप मत करो ऐसा, आप ऐसा मत करो, आप पूरी क्लास में बैठो फिर, ठीक है, आप पूरी क्लास में बैठो, लेकिन ओके मैं सर। ऐसा आपको पूरी क्योंकि क्लास में बैठी। हाँ, क्योंकि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए दोनों को ख्याल रखने के लिए मैं आधी आधी क्लास लूंगा। ओके, चलिए। तो सर अभी मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक ये 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मैं पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, लेकिन सेकंड हाफ में पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी मैं पहले बोर्ड्स का आपको पढ़ाता हूँ। अब आप मुझे ये बता दो, आपको बोर्ड्स का कोई टॉपिक अगर पढ़ना है अपनी मर्जी से तो आप मुझे बताओ, वरना मैं मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा आपको। मुझे बोर्ड्स के रिवीजन टॉपिक बता दो एक बार, सर स्टैटिस्टिक्स जो आपको करना है। सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ओके, यस सर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और बताओ, स्टैटिस्टिक्स, ओके, और बताओ, नंबर सर, नंबर्स वाला जो नंबर सिस्टम है।
नंबर थ्योरी वो ओलंपियाड में आएगा, वो 10th में नहीं आता। नहीं सर, नंबर सिस्टम आता है एक चैप्टर वो रियल 10th सर वो में। रियल नंबर है रियल और लेकिन वो तो बेटा एक उसमें रिवीजन के लिए क्या करना है तुम्हें नंबर सिस्टम में? सर उसको तो प्रूफ ही करना होता है सर, वो तो इजी। उसमें तो केवल ये आता है रूट 2 को प्रूव कर दो, इरेशनल नंबर है, और जो है ये तो टॉपिक है। अगर तुम्हें उसमें कोई डाउट है तो मुझसे डाउट पूछ लेना टेलीग्राम में। सर जो और बताओ। नहीं सर, नहीं सर, आप टॉपिक पूछ रहे थे तो मैंने टॉपिक बताया। हाँ चलो कोई नहीं, इट्स ओके चलो। हाँ और बताइए, और कोई टॉपिक है? सर ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट सिमेट्री। ट्राइंगल्स बोल लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हो ना? कोऑर्डिनेट सर रूट 3 रूट 2 को सर कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना सिखा दे रहे हैं एक बार। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, इन द मीन टाइम बता दूंगा मैं। और बताइए। कुछ बच्चे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। अच्छा, चैट बॉक्स के अंदर भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, क्या? रुक जाओ। सरफेस वॉल्यूम ट्राइंगल्स, ओके तुम तो मेरे ख्याल से ओके ट्राइंगल्स सर्कल्स लिखा है बच्चों ने। ओके मैं ज्योमेट्री लिख देता हूँ फिर इसको, क्योंकि ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल दोनों आ गए। और इसमें लिख देता हूँ मेंसुरेशन, सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है ना? यस सर। ओके, और कोई टॉपिक भी है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, देखो अब आप मुझे ये बताइए कि इन टॉपिक्स, जो टॉपिक आपने यहाँ पे लिखवाए हैं 5 टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में किसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और किसमें आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवीजन करना है? सर थ्योरी तो सर हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़नी है। सिर्फ प्रॉब्लम्स। स्टैटिस्टिक्स तो मैंने ही पढ़ाई थी तुम लोगों को, उसमें क्या नहीं बचा सर, है? सर आपने बोर्ड लेवल की कुछ करा छोड़ दी थी सर, जैसे टेबल बनाना, क्यूमुलेटिव अच्छा फ्रीक्वेंसी। सर वो बहुत ठीक है ओके सर मेंसुरेशन का सिर्फ ठीक है। प्रैक्टिस। ओके, इसमें प्रैक्टिस लिख देता सर हूँ। ज्योमेट्री और बताइए, ज्योमेट्री में थ्योरी सर प्रैक्टिस स्टार्ट से एक बार पूरा सर स्टार्टिंग theory। से रिवाइज करवा दो। थ्योरी। एक बार मुझे ज्योमेट्री का बता दो, थ्योरी और प्रैक्टिस या दोनों? ट्राइंगल theory। थ्योरी। सर थ्योरी बस सर। अच्छा ठीक है, तो थ्योरी स्टैटिस्टिक्स का प्लस एकदम प्रैक्टिस लिख दिया स्टार्टिंग मैंने। से ओके, करवा देना क्योंकि एक बार। जिसमें थ्योरी आएगी उसमें प्रैक्टिस तो अपने आप ही आएगा। ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आ गया। चलिए ठीक है, ओके चलिए ठीक है, डन। और कोई टॉपिक अगर बचा है तो मुझे बता दो अभी। सर ट्रायंगल। कोई और टॉपिक है? सर क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स तो आ गया इक्वेशन। ज्योमेट्री के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैं इसका पढ़ाऊंगा, जेई का तो अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा उसको। और बताइए। सर मेरा तो Anything थ्योरी else? ऑफ इक्वेशन सबसे कमजोर लगता है मेरे को। कोई नहीं, वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आज हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है सर तो ये हमारे रहे जेई और ओलंपियाड के टॉपिक्स। सर हाँ सर पीआईएम बोलो। का डेट क्या है? पीआरएमओ की डेट तुम्हें पता होनी चाहिए, मुझे कैसे पता होगी? सर 17 जनवरी को है। तो तुमने पीआरएमओ का अभी फॉर्म ही नहीं भरा, इसका मतलब इस साल? सर मैंने भरा है। नहीं, जो डेट पूछ रहा था बच्चा। नेक्स्ट ईयर भी होगा ना, मतलब ये तो। हाँ नेक्स्ट ईयर भी होगा, बिल्कुल होगा। ओके। चलिए, अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपना बोर्ड्स के लिए। चलिए देखिए, सुनिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है कि 2 डेफिनेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर राइट ट्राइंगल्स, या फिर मैं इसको बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एक्यूट एंगल्स।
और एक होती है जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस means trigonometric functions for all real numbers, all real numbers, ठीक है, और all angles। ओके तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन 10th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है वो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को केवल राइट ट्राइंगल की हेल्प से डिफाइन करते हैं, और राइट ट्राइंगल की हेल्प से डिफाइन करते हैं, एंड हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें डिफाइन करेंगे वो केवल एक्यूट एंगल्स के लिए वैलिड होंगे। ओके लेकिन जो जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो डेफिनेशन अलग तरीके से दी जाती है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिफाइन हम करेंगे वो किसी भी एंगल के लिए कर सकते हैं, वो एक्यूट एंगल के लिए हो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की? देखिए हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, सबसे पहले एक ये हमने राइट ट्राइंगल बना लिया, और हमने माना कि जो ये वाला एंगल है ये एंगल है थीटा। तो सबसे पहले एक बात मुझे ये बताइए, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीछे का जो थिंकिंग है, जो बैकग्राउंड वर्क है वो क्या है? बैकग्राउंड वर्क ये है कि अगर मैं दो राइट ट्राइंगल बनाता हूं जिनमें एक एंगल कॉमन है, तो क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? यस सर, हो जाएंगे। अगर मैंने मानो दो ऐसे करके दो राइट ट्राइंगल बनाए जिसके अंदर ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और एक और राइट ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है? पहले आप ये बताइए। सिमिलर है सर, सिमिलर है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो मुझे आप एक बात ये बताइए, तो ये मानो A1 है, C1 है, B1 है, और ये मानो A2 है, C2 है, B2 है, तो अगर ये सिमिलर हैं तो इस बात से क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इनका जो साइड्स में रेशियो होगा वो दोनों में इक्वल रहेगा? मतलब A1 C1 अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू A2 C2 अपॉन A2 B2 एंड A B1 C1 अपॉन A1 B1 इक्वल टू B2 C2 अपॉन A2 B2। ठीक है, क्या इस वाली बात से आप एग्री करते हैं? यस सर। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो राइट ट्राइंगल हैं जिसमें एक एंगल एक्यूट एंगल कॉमन है, तो अगर एक भी एक्यूट एंगल कॉमन है तो वो सिमिलर होंगे और उनकी साइड्स का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए हमने क्या काम करा, जो साइड्स का रेशियो है ना उसको हमने नेम दे दिया। एक हमने क्या दे दिया? नेम। तो कैसे नेम दिया? देखो, जैसे मैंने यहां पर ये एंगल को थीटा लिया, तो अगर मैं थीटा के करस्पॉन्डिंग कोई भी रेशियो लूंगा अपोजिट साइड का और हाइपोटेन्यूज का, मतलब AC ओवर AB, मैं अगर ये रेशियो लूंगा तो अगर मैं कोई दूसरा राइट ट्राइंगल भी बनाऊंगा, चाहे वो इससे छोटा हो चाहे वो इससे बड़ा हो, मानो ऐसे करके बना दिया मैंने, और ये वाला एंगल थीटा है, तो इस वाले केस में भी इन साइड्स का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा ना? जो ये रेशियो आएगा, बोलो रहेगा नहीं रहेगा? यस सर, रहेगा, रहेगा ना? तो इसका मतलब यह है कि ये जो रेशियो है अगर मैं इसको नाम दे दूं कोई, ठीक है, अच्छा रेशियो डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा ना, किसी और चीज पर डिपेंड तो नहीं करेगा ना? यस सर, थीटा पे डिपेंड करेगा। यस सर। क्योंकि अगर मैंने कोई भी और दूसरा ट्राइंगल लिया और उसके अंदर एक्यूट एंगल को थीटा रखा तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा की जगह कुछ और कर दिया तो ये रेशियो कांस्टेंट फुली चेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये जो रेशियो है ये थीटा पे डिपेंड करता है।
तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये थीटा का एक फंक्शन है। ये क्या है? थीटा का एक फंक्शन है। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दिया साइन, SIN साइन। और क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो साइन के साथ लिखा थीटा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो यस इसका सर। मतलब जो साइन थीटा को मैं डिफाइन कर रहा हूं राइट ट्राइंगल के अंदर, वो किस तरह कर रहा हूं? इस तरह कर रहा हूं, अपोजिट साइड लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके। अब बताइए, सिमिलर काम मैं BC के साथ भी कर सकता हूं, BC अपॉन AB। ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी थीटा। तो इसको मैंने क्या बोला? कॉस थीटा। और इसको मैं क्या बोलता हूं? एडजेसेंट साइड लेंथ। अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंथ। हाँ, अब एडजेसेंट साइड लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि साइन और कॉस को जो डिफाइन करने के पीछे थिंकिंग है वो क्या है? ये समझ में आ गया बैकग्राउंड वर्क? यस सर। यस सर। ठीक है। तो फिर हमारे पास केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो जिनको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल सकते हैं। बाकी के इन दो के अलावा हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बनाए हैं, लेकिन वो इन्हीं दो की हेल्प से बनाए हैं, वो फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल केवल यही दो हैं, गेटिंग द साइन एंड कॉस। ओके। तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बनाए हैं वो कौन कौन से बनाए हैं? वो हमने एक बनाया टेन थीटा, उसको हमने लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस का जो रेशियो होगा उसको हमने टेन बोल दिया। फिर हमने बाकी 3 बनाए, कॉट को लिखा 1/10, क्योंकि 1/10 है वो, तो वो फिर कॉस ओवर साइन भी हो जाएगा नेचुरली। और फिर हमने सेक को बोला 1/cos, और हमने फिर कॉसेक को बोला, कॉसेक को यूजुअली हम CSC भी बोलते हैं समटाइम्स। ठीक है, और वो होगा 1/sin। ठीक है। तो हमने बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनाए हैं ये साइन और कॉस की हेल्प से बनाए हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो साइन और कॉस ही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसा कि मैंने एक बार आपको बहुत पहले बताया भी होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर हम कुछ भी बनाने के लिए फ्री हैं। वी आर फ्री टू सेट द रूल्स, बट वंस वी हैव सेट द रूल्स देन वी आर बाउंड टू फॉलो देम। ओके। यस सर, आपने लोगैरिथम के टाइम बताया था। यस सर, फंक्शन हाँ, बता रहे थे आप। तो इसका मतलब हमने एक बार रूल को सेट कर दिया, हमने साइन और कॉस को डिफाइन कर दिया। अब हम जब भी बात करेंगे साइन और कॉस की तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे ये डेफिनेशन वायलेट हो जाए। हमें साइन और कॉस की इस डेफिनेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव डिफाइंड इट इन दिस वे। ओके, वंस वी हैव डिफाइंड वी हैव टू फॉलो। ओके। तो अब हम इन जो डेफिनेशन को हमने बनाया है साइन और कॉस की, इन के बनाने के बाद अब हम ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंप्लीकेशंस आते हैं। तो जो जो इंप्लीकेशंस आएंगे हमें उनको मानना पड़ेगा, और उनको ही हम थ्योरम बोलते हैं, उन्हीं को हम फॉर्मूले बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, या फिर प्रपोजिशन बोलते हैं, या कोरोलरी बोलते हैं। तो जो भी आउटकम आएगा इस कंसेप्ट के बनाने के बाद वो आउटकम हमको मानना पड़ेगा। तो जो सबसे इमीडिएट आउटकम आता है वो ये आता है। ओके, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है ना? तो मैं आप लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नो तो जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है वो ये आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सबसे पहला इमीडिएट कंसीक्वेंस है साइन और कॉस के की डेफिनेशन का। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो अभी हमने जिस तरह से साइन और कॉस को डिफाइन किया था, ये थीटा है, ये C है, ये A है और ये B है। तो क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी AC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके
ए बी AB स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो ये आ गया AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, दैट इज 1। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये जो आइडेंटिटी है ये डेफिनेटली कुछ और नहीं है बल्कि पाइथागोरियन थ्योरम का ही एक डिफरेंट वर्जन है। मतलब पाइथागोरियन थ्योरम का एक ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन है, ये बोल सकते हो आप इस आइडेंटिटी को। ठीक है, और इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इमीडिएटली दो आइडेंटिटी और ड्राइव हो जाती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो इनका एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनकी कोरोलरी है वो। तो मैं इसको 1A और 1B बोल सकता हूं। और वो क्या क्या होंगी? देखो, इस आइडेंटिटी को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से, अगर मैं इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो दो आइडेंटिटीज हैं ये बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि इसी आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म है, दूसरा वर्जन है। तो इट इज द मेन आइडेंटिटी। ओके, यहां तक डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ भी रखा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, शुरू से पूरी कहानी बता रहा हूँ क्योंकि आपने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के कुछ पार्ट्स आपने मिस करे होंगे। ओके, तो जो पूरी लर्निंग है उसमें कोई गैप ना रहे, इसलिए मैं सारे गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी कहानी मुझे बतानी पड़ रही है। ओके, तो चलिए, तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो इमीडिएटली डिराइव हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन से। अच्छा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बहुत आसान है। इसके अंदर हम ये तीन फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर ये हट चुका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ सर ये रिमूव हो गया। क्या बोल रहे हो, हट चुका है? सर सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस में इसको हटा दिया। सर इस साल अच्छा, की इसको हटा दिया है। नहीं आएगा। ठीक है, ठीक सर है। अब तो सर 4 महीने बाद पेपर है, अब तो सर करवा दो ना सारा। नहीं नहीं, बोर्ड में नहीं आए भले कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप उसको पढ़ लो, वो जरूरी है पढ़ना। ओके ओके सर। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि तो सर अगर आप एक बोर्ड बार में नहीं साथ भी साथ आएगा मेंशन भी कर देना कि कौन सा टॉपिक एग्जाम्स में है, बोर्ड्स में, और कौन सा नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ नॉट इन बोर्ड्स। ओके, अच्छा, ये आप लोग बोल रहे हैं, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पे लिख रहा हूँ, अपनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नॉट इन बोर्ड्स। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? अच्छा, आप लोगों को तो फॉर्मूला याद होंगे ना वाले? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बताओ cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, So tan theta. tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा, Cosec theta. cosec थीटा। cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। sec थीटा। sec थीटा। ठीक है, तो ये काफी इमीडिएट है इनको प्रूव करना। आइए इनको एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, सारे फॉर्मूले वैसे ही प्रूव होते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये वाला जो एंगल लिया मैंने थीटा लिया, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 माइनस थीटा ही होगा। तो ये एक ट्राइंगल है ABC। तो देखिए, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन BC, ए बी। AC अपॉन AB, सॉरी। सर ये भी होगा ना? तो AC अपॉन सर AB होगा। परपेंडिकुलर तो अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नहीं, उसे परपेंडिकुलर मत याद करा करो, उसे अपोजिट साइड याद करा करो। परपेंडिकुलर काफी कंफ्यूजिंग टर्म है और वो थोड़ा ये सा तो लेग इनकरेक्ट भी है, क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, जो दो लेग्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हैं। ओके, चलिए देखिए। सर उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो वाली लेते हैं। नहीं, तो उस एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट लेग है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो अपोजिट लेग है। ये काफी मिसलीडिंग टर्म है, ये बहुत ज्यादा यूज हो गई है। मेरे को जब पढ़ाया गया था, जब मैं तुम्हारी इनमें, तब मेरे को ऐसे ही पढ़ाया गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इट इज अ मिसलीडिंग, नॉट द राइट वे। तो आप उसको अपोजिट लेंथ, अपोजिट लेग बोलो या अपोजिट साइड लेंथ बोलो, इस तरह बोलो। चलिए, तो AC ओवर AB, तो AC ओवर AB
तो जो AC ओवर AB है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये cos 90 माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि जब cos 90 माइनस थीटा आप निकालेंगे तो वो एडजेसेंट लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। ओके, तो इसको मैं cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इस तरह लिख सकता हूं। ओके, एग्री? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को? तो इसी तरीके से सारे फॉर्मूले हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा? BC ओवर AB, और BC ओवर AB को मैं क्या लिख सकता हूं? sin 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम बाकी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। तो फिर अभी अब जहां तक हमने जितने फॉर्मूले हमने पढ़े, अब हम इन फॉर्मूलों पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, अभी आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सर चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा प्रॉब्लम है फॉर एक्यूट एंगल A prove that, for acute angle A prove that part A sec स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan A प्लस cot A। जल्दी से कर दिए प्रूफ। हो गया सर, प्रूफ हो गया। ओके, बाकी लोगों को करने दो। Approved. बहुत बढ़िया, गुड। और कोई? सर डन। डन, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे प्रूफ। हम इसको LHS को इस पे वर्क करते हैं। तो हम LHS लेते हैं और हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी हमने दोनों फार्मूले पढ़े हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अच्छा, ये जो है, ये जो पूरी चीज है, ये क्या बनेगी? ये बनेगी टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन ए इंटू कॉट ए 1 होता है ना। टेन ए इंटू कॉट ए 1 होता है नहीं होता है? बताओ।
यस सर, Yes, इसको एक sir. दूसरे के Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया tan A प्लस cot A और ये हो गया RHS के इक्वल। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, सर इसमें तो सर अंदर रैशनलाइज कर देते हैं बस। सर। हम्म, सर हम प्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करते करते दोनों को एक ऐसा रिजल्ट लेना है जो दोनों तरफ इक्वल हो। हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम प्रॉब्लम्स में करने की जरूरत होती है जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एक साइड पर वर्क करने से आ जाती हैं। ओके सर मैंने पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे किया था इसलिए। Sir, proved. Sir, done. गुड। सर तो इसमें हमें क्या करना होगा ये देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा और डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन ए। ये वाला स्टेप समझ में आ गया सभी को? इस स्टेप में किसी को दिक्कत Yes, नहीं sir. यस समझने में? क्लियर है स्टेप? चलिए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए, और ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि RHS के ही इक्वल है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी प्रॉब्लम में। सर अब सेकेंड हाफ में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज पढ़ाओगे? हाँ बेटा पढ़ाएंगे, बस ये क्वेश्चन पूरा कर लें। ये सर आधा घंटा बचा है। ओके सर। अब पढ़ाएंगे। एक इंटरेस्टिंग पार्ट दे देता हूँ बस थोड़ा सा। कॉस पावर 6a प्लस साइन पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सर ये प्रूफ करना है? हाँ ये उसी क्वेश्चन का सेकंड थर्ड पार्ट है ना, प्रूफ करना है इसे। प्रूव इट। सर हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी लोग करें। सर डन।
तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 की वैल्यू लिखता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। तो बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह लिख देना है cos a और y की जगह लिख देना है sin a। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आया Yes, समझ sir. में? क्योंकि ये वाली जो Yes, वैल्यू sir. है ये 1 बन जाएगी ना, ये वाली वैल्यू 1 बनेगी नहीं बनेगी? Yes, sir. ठीक है, तो इसके अंदर ये काफी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी थी। जिन लोगों ने यह आइडेंटिटी रिकॉल करी होगी उन लोगों से एकदम हो गया होगा, वरना थोड़ा लेंथी जाएगा अगर किसी और मेथड से कोई कर रहा होगा तो। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आज का बोर्ड्स वाला सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं कंपटीशन वाला सेशन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को पूछ सकता है मेरे से? No, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे जेई ओलंपियाड्स की। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इन जनरल थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चलिए, तो जो भी नंबरिंग मैं कर रहा हूँ वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेक्शन का नाम है इसमें इंट्रोडक्शन। तो प्रोपोजिशन पढ़ रहा हूँ मैं। प्रोपोजिशन बुक में है 1.2 के नाम से, प्रोपोजिशन 1.2 है। ओके, तो ऐसे प्रोपोजिशन से पहले मैं आपको एक बार डेफिनेशन ही पढ़ाई देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाने में आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से कराओगे? हाँ बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से। जो भी बुक के अंदर दिया है वो सब पढ़ाऊंगा, प्लस एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। अगर मेरे को लगेगा एक्स्ट्रा पढ़ाने में की ज़रूरत है आपको अभी, अगर अभी आपका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया कंसेप्ट्स का, तो फिर मैं एक्स्ट्रा बाद में पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? लेकिन जितना बुक के अंदर लिखा है उतना तो मैं पढ़ाऊंगा मिनिमम। ओके, सर कौन सी बुक में? ये आप लोगों को मेरी बुक नहीं पता है, मेरी बुक कौन सी है? एलजेब्रा फॉर जेई के नाम से है। यस सर। सर नित्यान। ओके ओके। मैं आपको लिंक भेज दूंगा लेक्चर के बाद आपके चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ओके, डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दे रहा हूं मैं। एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is non-zero or a comma b comma c belongs to set of real numbers is called quadratic equation. ठीक है, is called quadratic equation. ओके, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो जो a जो होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है।
अगर पावर थ्री की इक्वेशन है तो एक्स पावर थ्री का जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अगर डिग्री 10 की इक्वेशन है तो एक्स पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ओके, तो हम यूजुअली जब भी हम वेरिएबल्स लेंगे, एक जो कोफिशिएंट्स लेंगे ए बी एंड सी, वो कोफिशिएंट्स को हम यूजुअली सेट ऑफ रियल नंबर्स ही लेते हैं। ओके, तो इसके आगे द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfies it is called its roots। ओके, चलिए ये तो बात आपको पता ही होंगी। हम बात करते हैं प्रोपोजिशन की। इस प्रोपोजिशन का प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, प्रूफ हालांकि बुक में दिया हुआ है लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा। ओके, सर रूट तो सेम होते हैं। हाँ बेटा, सर जीरो तो सर रूट सेम ही होते हैं क्या? रूट्स और सर जीरोस देखो, रूट्स और जीरो सेम होते हैं, बस इसका जो यूसेज होता है कहते हैं नहीं। अच्छा, जीरोस और रूट्स को फिलहाल तुम सेम ही समझ लो। ओके, इसके यूसेज में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो आपको बाद में बता दूंगा। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए आप जीरोस और रूट्स को सेम समझ लो। इनफैक्ट कुछ ऑथर तो ऐसे हैं जो रूट्स और जीरोस को सेम ही ट्रीट करते हैं, वो उस डिफरेंस को भी ट्रीट नहीं करते हैं। ओके, बता दूंगा तुमको वो डिफरेंस क्या है। चलिए, तो हमारी जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है वो ये है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c equal to 0 where a is non-zero are given by। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल लेके चल रहा हूँ सारे, मैं कोफिशिएंट्स को इमेजिनरी अभी अलाउ नहीं कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट, तो मैं कोफिशिएंट्स को रियल लेके चल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ a, b, c belongs to set of real numbers। okay, are given by x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। ठीक है, तो ये रूट्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं और इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले का जो प्रूफ बुक में दिया हुआ है, और इसका प्रूफ ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, पर परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका प्रूफ हो जाता है। एनसीईआरटी में भी है, प्रूफ में अभी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं अभी इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने की इस फॉर्मूले के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इस टर्म को देखिए जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। अंडर रूट के अंदर लिखा होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों? अंडर रूट में लिखने से इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है, कोई बता सकता है? इसलिए सर ऐसा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसके नेचर के ऊपर जो है पूरा रूट एक्चुअली डिपेंड करता है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो रूट्स इंटीजर आते हैं, और अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इमेजिनरी आते हैं, और वहां पे इरेशनल इमेजिनरी से रिलेटेड भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, लेकिन तुमने जो बोला है वो पूरी तरीके से सही नहीं बोला अभी। जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो ऐसा नहीं है कि रूट इंटीजर ही आएंगे। ओके, रूट रैशनल आएंगे, अगर वो भी तब आएंगे जब कोफिशिएंट रैशनल होंगे। तो अभी हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, लेकिन जो तुमने सेकंड बात बोली थी इमेजिनरी वाली, वो वाली बात तुमने ठीक बोली थी। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आएगा तो वो जो नंबर है वो रियल नहीं होगा, उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2 है या स्क्वायर रूट ऑफ -4 है,
तो ये नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इनको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल। रियल। ओके, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, द नंबर b square minus 4ac is called discriminant, ठीक है, of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, it is denoted by capital D. तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डी के साथ, डी के होने से, डी के जो साइन है उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो इफ डी इज नॉन नेगेटिव, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डी नॉन नेगेटिव है तो बोथ रूट्स आर रियल। ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। एंड डिस्टिंक्ट। अगर इमेजिनरी होंगे तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होंगे। इमेजिनरी रूट्स कभी इक्वल नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ओके, ये ध्यान रहे, ये सारी बातें मैं तभी कर रहा हूं जब मेरे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर है, एबीसी आर रियल। सर इमेजिनरी रूट का मतलब वही हुआ ना, इमेजिनरी नंबर। हाँ, इमेजिनरी रूट का मतलब ये हुआ कि जो रूट की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी नंबर आएगी, ये मतलब है इस बात का। ओके, सर वो डिस्टिंक्ट होते हैं। हाँ बेटा, सर वो डिस्टिंक्ट ही होते हैं हमेशा, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं। ये इसलिए होंगे। यहाँ देखो बेटा, अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर मान लो अंडर रूट के अंदर -5 आ जाएगा तो ये प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो एक रूट प्लस साइन लेने से मिलेगा, एक रूट माइनस साइन लेने से मिलेगा। तो दोनों रूट अलग अलग आएंगे नहीं आएंगे? बताओ। यस सर। हाँ, समझ में आया ना? क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स इमेजिनरी आएंगे तो वो डिस्टिंक्ट ही आएंगे। कभी डिस्टिंक्ट रूट, कभी इमेजिनरी रूट्स इक्वल नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है ना क्यों आएंगे? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तभी बनेंगे जब अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो प्लस माइनस साइन की वजह से दो अलग अलग रूट मिल जाएंगे। ओके, सर इमेजिनरी नंबर हमारी नेचर से रिलेटेड नहीं है क्या? सर? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सर हमारे नेचर से रिलेटेड नहीं होते सर, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते वो नेचर में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक टर्म है। ओके, कि इमेजिनरी नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि वो उसका कोई नेचर से कनेक्शन है। उसका सिर्फ नाम इमेजिनरी नंबर इसलिए रख दिया गया है क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत बाद में हुआ है। रियल नंबर्स तो बहुत स्टार्टिंग से आ गए, उसके बहुत बाद में नंबर्स आए हैं, जिसकी वजह से उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्योंकि हम यूजुअली किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, या लेंथ ऑफ ए वायर है, या मास ऑफ ए सम ऑब्जेक्ट है, इसको हम यूजुअली रियल नंबर से ही डिनोट करते हैं। तो इसलिए जो दूसरे तरह के नंबर हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नेचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या उसका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। नेचर से कोई लेना देना नहीं है नंबर्स का। ओके, नंबर्स ह्यूमन की एक परसेप्शन है, नेचर ने नंबर नहीं दिया है। इट इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ ह्यूमन। ओके, यस सर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज देखी अभी
कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम इस वाली इनइक्वलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम ये बोलते हैं कि इफ d इज इक्वल टू 0 और d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो अगर d 0 होगा तो रूट्स तो रियल होंगे, तो ये तो हमको पता ही है, लेकिन इक्वल होंगे। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है क्यों होंगे इक्वल और रियल? यस इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये जो टर्म है, ये टर्म अगर 0 बन जाएगी तो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दोनों रूट की वैल्यू माइनस के b/2 आएगी। समझ में आ गया? यस सर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको मैं डिस्टिंक्ट लिखता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों होंगे रियल डिस्टिंक्ट? फॉर्मूले को देखिए ढंग से, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर मैं आपके सामने 3 फॉर्मूले अभी और डिराइव करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स को पिक करूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि जो मेरे पास, मैंने अभी 2 रूट्स की वैल्यू निकाली है। ये 2 रूट्स है ना, ये 2 रूट है ना, ये एक रूट थोड़ा ना है, दो, क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है ना। तो मैंने एक रूट को अल्फा नाम दिया, मैंने बोला ये अल्फा है। देखो मैंने डी लिख दिया b² - 4a की जगह। कोई दिक्कत थोड़ी ना है आप लोगों को? इसे नो दिक्कत। नो सर। तो एक रूट, ये मैंने एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला। अब आप मुझे क्विकली ये बता दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को ऐड करके बताओ। सर -b/a। सभी लोग ऐड कर पा रहे हैं? सभी लोग ऐड कर लें अपने आप, पेपर पेन ले लें, ऐड करके देखें माइनस के b/a आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सभी लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें अपने आप, मतलब मल्टीप्लाई करें फिर निकालें। अगर आपको वैल्यू याद हो तो सी बाय, वैल्यू आपको लड़ रहे हैं तो उसे नहीं बोलें, आप पहले उसे अपने आप इवेलुएट करें, पेपर पेन यूज करें और इवेलुएट करें। चलिए मैं दिखाता हूं करके। मैं करूं क्या? यस सर, हो गया। सी सर, बाय, हो गया। सर हो गया। सी बाई ये आ गए ना, देखो सभी लोगों की सी बाई ये आनी चाहिए। फोर आ ओके, जाएगा। हाँ, डी की जगह b² - 4ac पुट कर देना। ये सब मैंने आ गई आ रहा क्या? है, 4a/4a² आ रहा है एंड में। नहीं, सी बाई ये नहीं आ रही तुम्हारी बेटा? सर आ गई। देखो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ साइड में। देखो माइनस जो है ना, दोनों में से कॉमन कर लो, यहाँ से भी माइनस बाहर निकालो और यहाँ से भी माइनस बाहर निकालो, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, b-√d इंटू b+√d अपॉन 4a²। यही आएगा ना? आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो b² - d ओवर 4a²। तो ये कितना आ गया, b² - b² - 4ac अपॉन 4a² इज इक्वल टू c/a। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो ये हमारे 2 फॉर्मूले जो कि आप लोगों को पहले से भी याद होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। अब एक तीसरा फॉर्मूला है जो आप में से शायद कुछ ही लोगों को याद होगा, वो हम देखते हैं।
सर जो हमने रूट का वो निकाला है, सम ऑफ रूट्स निकाला है, वो सर उसका अलग भी तो फॉर्म वो हो सकता है ना, डेरिवेशन। हाँ, लेकिन वो जो अलग डेरिवेशन की तुम बात कर रहे हो वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे उसको, ठीक है। इन दोनों ही फॉर्मूले का एक दूसरा डेरिवेशन भी हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारा जो इंटरेस्ट है, अब हमारा रूट्स का डिफरेंस निकालने में इंटरेस्ट है। जो रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हम रूट्स का डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला ये है, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर मॉड ए। इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। इसका प्रूफ काफी क्विक हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है कितना, माइनस के बी अपॉन ए, तो स्क्वायरिंग कर दी तो ये आ गया। और ये क्या पढ़ा था, सी अपॉन ए। समझ में आ गया? यस सर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके सर यहाँ पे सर लेकिन सर मैंने मॉडुलस क्यों लगाया? हाँ, ये काफी एक नेचुरल क्वेश्चन है आप लोगों का पूछना कि हमने मॉडुलस क्यों लगाया है। ओके, तो इस पर मैं 5 मिनट लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए मॉडुलस क्यों लगाया है। अब आप एक बात समझिए, सबसे पहले आप हमेशा एक बात याद रखिए, ये एक फैक्ट है कि ये एक बात याद रखिए कि बेसिकली ये एक डेफिनेशन है, बल्कि फैक्ट से ज्यादा प्रॉपर वर्ड है इसके लिए डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो मॉड एक्स होती है। हमने ये सेट कर रखी है डेफिनेशन कि हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा हम नॉन नेगेटिव वैल्यू ही पिक करते हैं, हम उसकी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं, मतलब हम उसको लेते ही नहीं है। हमने डेफिनेशन सेट ही ऐसे कर रखी है। मतलब अगर आपसे कोई ये बोलेगा कि आप अंडर रूट 4 की वैल्यू बताइए, तो वैल्यू 2 बताएंगे आप। अगर आपसे कोई पूछेगा आप -2 स्क्वायर इसकी वैल्यू बताइए, अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2। अगर आपसे कोई पूछेगा 2 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो भी ये वैल्यू 2 ही आएगी। ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो जो हमने डेफिनेशन स्क्वायर रूट, जो हमने फंक्शन बनाया है स्क्वायर रूट, तो हम ये बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। देखिए बाय डेफिनेशन, मैं लिख भी रहा हूं, बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट फंक्शन gives only non-negative values, non-negative values। ओके, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप उसकी वैल्यू 2 बोलेंगे। लेकिन अगर आपके आगे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप x की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि आपने यहां पर डायरेक्टली फंक्शन यूज हो रहा है, अंडर रूट फंक्शन यूज हो रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, ये ध्यान रहे कि स्क्वायर रूट क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे सिंपली फंक्शन को कोट कर रखा है, स्क्वायर रूट फंक्शन को डायरेक्टली उसने
कोट किया हुआ है, तो इसलिए आप सीधे स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डेफिनेशन है जो ये कहती है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू ही देगा वो, तो वो यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? सर सर, मतलब मेरे को स्क्वायर रूट में मॉडुलस है ही इंक्लूडेड। नहीं, स्क्वायर रूट में मॉडुलस इंक्लूडेड नहीं है, ये जो डेफिनेशन है इसकी वजह से हम मॉडुलस लगाते हैं। हाँ, डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, बिल्कुल सही बात है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मॉड एक्स है, ये बाय डेफिनेशन है, इसे हमने सेट कर रखा है, ये यूनिवर्सली सेट डेफिनेशन है, तो हम इसको मानने के लिए बाउंड है। कंफ्यूजन? सर मतलब सर हम उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड भी तो कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। किसकी स्क्वायरिंग? इस वाली? अच्छा, ओके, आप इस वाली इक्वेशन की बोल रहे हो ना, स्क्वायरिंग भी कर सकते थे, आप ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, लेकिन ये स्टेप गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे ना, तो स्क्वायरिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। स्क्वायरिंग करने से हमेशा आपको एक्स्ट्रा रूट मिल सकते हैं, मतलब तो अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको 2 रूट मिलेंगे, एक +2 और एक -2, तो आपको एक एक्स्ट्रा रूट मिल गया। समझ में आया? तो सर हम जैसे बोलते हैं √4 क्या होगा, तो सर हमारा आंसर तो सर यही होता है सर +2 और -2। हाँ, ये अभी तक आपका आंसर यही होता है, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है। आप लोगों ने 10th क्लास तक ये सब चीजें पढ़ी हैं, इट्स ओके, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन 10th के आगे हम चीजों को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल करेक्ट चीजें पढ़ेंगे। अभी तक आपने थोड़ा बहुत अगर इनकरेक्ट पढ़ा है तो इट इज ओके, वो 10th के लेवल तक एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जेई के लेवल पर आपको हर चीज एक्यूरेट पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके सर, फाइन। हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको बहुत टाइम लेके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, और स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, f(x = √x), जैसे हम f(x = log x) पढ़ते हैं, हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे ना, log x हमने पढ़ा था, याद होगा, हमने sin x पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, इंटीजर पार्ट ऑफ x पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो ऐसी स्क्वायर रूट ऑफ x भी एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से बनाई गई है कि हम इसको बोलते हैं कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू ही आउटपुट में देगा, ये नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में नहीं देगा, बस हमने उसको सेट कर रखा है। तो इस डेफिनेशन की वजह से एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है उसको हम मॉड एक्स बोलते हैं, उसको हम एक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने उसको x बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -2 का जब स्क्वायर लेंगे, जब अंडर रूट -2 स्क्वायर, इसका अगर मैं अंडर रूट लूंगा और मैंने मॉड नहीं लगाया, तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी जो कि डेफिनेशन का वायलेशन है। तो मॉड लगाने से ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। कंफ्यूजन? ओके सर, अब क्लियर है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स नहीं लिखेंगे, हमेशा मॉड एक्स लिखेंगे, हमेशा ध्यान रहे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स लिखा जाएगा, कभी भी एक्स नहीं लिखा जाएगा, ओके, क्योंकि एक्स नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल में दिखाया, यहाँ पर x -2 था, ठीक है, तो x नेगेटिव हो सकता है, तो आप मॉड एक्स लिखेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे कि अब हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, तो अब बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नो सर। नो सर। नो ठीक है, यहाँ सर। तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक हो गए हैं। अब हम बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं प्रॉब्लम भी कराऊंगा। अच्छा, टाइम तो बचा ही नहीं है प्रॉब्लम कराने का, ओके सॉरी। तो आपका जो होमवर्क है वो है 1.1 थोड़ा और पढ़ा। प्रॉब्लम्स। बेटा तुम्हारी क्लास हो गई ना उसके बाद अभी? नो सर। नो सर, एक क्लास है सर आज। हमारी क्लास नहीं है क्या? क्लास नहीं हमारी हो। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं 15 मिनट और पढ़ा देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। तो 1.1 प्रॉब्लम्स, जो ये पेज नंबर 28 है, ये आपको करना है। ये पूरा एक सेक्शन है, इसके अंदर हैं आपकी 25 प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो ये आपको करना है, और मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम आपको करा देता हूँ अभी के अभी, जिससे आपको ये सर आपने सर बुक भेज दी है क्या? सर ये टेलीग्राम पे भेज देना सर, ये जो होमवर्क है।
मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लेकिन आप बुक लेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे 1-2 बार तो भेज सकता हूँ, लेकिन बार बार नहीं भेज सकता। उसका रीजन तो पता है। सर हमें खरीदनी पड़ेगी सर बुके? हाँ बेटा, तो बुक बाय करनी पड़ेगी। देखिए प्रॉब्लम सुनिए अब आप। चलिए मैं एक ये प्रॉब्लम आपको कराता हूं। ये प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द number of integers, find the number of integers x such that 2 power 2x minus 3 into 2 power x plus 2 plus 2 power 5 equal to 0। बताइए। सर 4। सर मैं ऐसा किया हुआ है सर, लेकिन सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा आपको। सर 3 and सर 2,3। आंसर क्या है? व्हाट इज आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका आंसर करो। सर 2। गुड। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है? पहले ये पहचानिए, क्या ये किसी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है? तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पावर एक्स यहाँ भी है और 2 पावर एक्स यहाँ भी है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 पावर एक्स को y मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इन माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। ओके, और ये क्या हो गया? इसका हो गया फैक्टराइजेशन, और यहां से y की वैल्यू आ गई 4,8। तो y अगर 4,8 है, 2 पावर x की वैल्यू आ गई 4,8, तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2,3। तो हमें चाहिए था नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो हमारा आंसर आएगा 2। एग्री? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने नेक्स्ट सर आपको प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था एक बार, ये तो बहुत पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने किया था मुझे? अच्छा, मुझे पता यस नहीं। सर, व्हाट्सएप पे सेंड किया था। अच्छा चलिए, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये है AI 2003 का। AI वो एग्जाम है जो पहले जेई मेंस की जगह होता था। अब जेई मेंस होता है, पहले AI होता था। ओके, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए
for which one root of the equation a square minus 5a plus 3 into x square plus 3a minus 1 into x plus 2 equal to 0 is twice as large as the other is। ऑप्शंस हैं 2/3 -2/3 1/3 -1/3। बताइए। सर 2/3 आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग बताएं। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन फिर। देखिए, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इलिमिनेशन की प्रॉब्लम है। इलिमिनेशन की प्रॉब्लम कैसे है आइए देखते हैं। देखिए, आपको दिया क्या है, आपको एक रूट सेकंड रूट का डबल दिया है, तो आप क्या काम करिए, आप लेट अल्फा कॉमा 2 अल्फा बी द रूट्स। आंसर आ गया सर, 2/3। गुड, बहुत बढ़िया। तो अल्फा कॉमा 2 अल्फा अगर आपने रूट्स को एज्यूम कर लिया, तो आप क्या काम करिए, अब अल्फा में जितनी भी इक्वेशंस आप बना सकते हैं बनाइए। तो हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, कैसे? क्योंकि हम सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला जानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर मैं सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 3 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3a - 1 अपॉन a स्क्वायर -5a प्लस 3। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वैल्यू आएगी 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन a स्क्वायर -5a प्लस 3। यहां तक तो एक ऑब्वियस सा एक स्टेप्स हैं, ये ऑब्वियस स्टेप्स हैं, क्योंकि आपने देखो जो जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है, तो हमने एक रूट को अल्फा माना और सेकंड रूट को 2 अल्फा माना। फिर हमको चाहिए था ए की वैल्यू, तो हम अल्फा और ए में क्या रिलेशन ढूंढ सकते हैं वो हमने ढूंढे।
क्योंकि हमको सम ऑफ द रूट पता है तो हमने वहां से उसको यूज किया, हमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है हमने उसको यूज कर लिया। तो वी हैव अ टू इक्वेशंस। अब हमारी नजर है ए के ऊपर, क्योंकि हमें ए निकालना है। तो मतलब अगर ए के ऊपर नजर है तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ ए आए, जिसमें अल्फा ना आए। इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा को इलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फा को इलिमिनेट कैसे करूं ये देखते हैं। तो अल्फा को इलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका यहां पर यह है कि इस वाली इक्वेशन से अल्फा निकालकर यहां पुट कर दो, यहां से अल्फा निकाल के यहां पुट कर दो, तो अल्फा इलिमिनेट हो जाएगा और ए में रिलेशन आएगा और वहां से ए निकालेंगे। समझ में आ रही है थिंकिंग पैटर्न? ओके, सर ये करा था सर। स्ट्रेटजी पर, हाँ ये करा था, बहुत बढ़िया। हमेशा थिंकिंग पैटर्न को बिल्कुल हमको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वी रिक्वायर अ वेरी स्पेसिफिक थिंकिंग पैटर्न्स, क्योंकि अनलेस अगर प्रॉब्लम इजी है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे बिना इतना स्ट्रेन भी दिए कि आप एग्जैक्टली में कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बाद में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, देन यू विल रियलाइज कि आपके पास कोई सॉलिड थिंकिंग पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आपको एक्चुअली में आसान लग भी रही होगी ये वाली, फिर भी मैं इतना इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपना थिंकिंग पैटर्न बना पाए। तो यहां से मैं अल्फा को यहां से निकाल के इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। ओके, तो आइए मैं कर देता हूं। तो इसे करने के लिए मुझे क्या मिलता है? अगर हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में करें तो आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा। सेकंड इक्वेशन से अगर अल्फा निकालेंगे तो फिर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। वी यूजुअली अवॉइड स्क्वायर रूट्स, वी डोंट लाइक स्क्वायर रूट। डू यू लाइक इट? सर लेकिन यहाँ के केस में ना स्क्वायर करने के बाद बहुत इजी हो जाएगा काम। अच्छा, हाँ ये कहना चाह रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, सेकंड इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर रूट में जरूर आएगा, लेकिन जब हम उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो फिर उसके बाद हाँ चीजें तो बहुत बेटा बात सिंपल हो वही हो जाएगी। गई, वो बात वही हो गई ना कि आपने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकंड इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, बात वही है। तो वो वाली बात वही है जो हम कर रहे हैं, वो सेम चीज है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ओके, वो सेम चीज है। आइए देखते हैं। तो देखिए, तो हम निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3a-1 होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a। कोई नहीं है ना इसके अंदर? इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये फैक्टर को मैं इस फैक्टर से कैंसिल करूंगा और इस 2 को मैं इस 2 से कैंसिल करूंगा। और देखो ये कितना है? 3a-1 का होल स्क्वायर। इसको मैं खोल लेता हूं, तो 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस 45a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग इट? और ये कितना बचेगा? 39a इज इक्वल टू 26। गेटिंग दिस? तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 26/39, और ये होता है 2/3। 13 से कैंसिल हो जाएगा ना। ऑप्शन ए इज द आंसर। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस देखे, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इलिमिनेशन किया है। इलिमिनेशन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी की हेल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और बहुत सारी कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत बार इस के ऊपर प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसके अंदर जो की पॉइंट था वो था इलिमिनेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर की क्या थी। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और आप लोग को जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करिएगा। ओके, मैं आज आपको बुक का लिंक भी भेज दूंगा, और होमवर्क का आज मैं पिक्चर्स भेज दूंगा आपको। लेकिन अगर आपके पास बुक होगी तो बुक के अंदर सॉल्यूशंस भी हैं और हिंट्स भी हैं, तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं सारे डाउट्स क्लास में नहीं ले पाऊंगा। ओके, कुछ डाउट लूंगा, कुछ डाउट आप हिंट्स और सॉल्यूशन की हेल्प से कर लेंगे आराम से। चलिए, तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। कोई डाउट किसी को?
नो सर। ठीक है, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो नो सर। सर। ओके, चलिए बाय। गुड इवनिंग सर। अरे यार कोई एक आदमी बुक खरीद लो और फिर जो है ना वो टेलीग्राम में पोस्ट करते चले जाना होमवर्क, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली